आज है 6 दिसंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 साल बाद एक भारतीय मुस्लिम के नजरिया की। जानेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस के संकट ने कैसे एक शादी को वीडियो कॉल पर निपटाने के लिए मजबूर कर दिया और क्यों सरकार 5 दिन बाद जागी। साथ ही चर्चा होगी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा और बदलती वैश्विक कूटनीति पर। इसके अलावा रघुराम राजन की आर्थिक चेतावनी और उत्तराखंड में बच्चों के कुपोषण पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात करते हैं एक सपने और एक मलबे की। असद अशरफ एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब वो महज 5 साल के थे। द क्विट में लिखे अपने एक लेख में असद ने पिछले 33 सालों का अपना अनुभव साझा किया है। वो लिखते हैं कि जब बाहरी दुनिया आग पकड़ती है तो एक मुस्लिम घर में एक खास तरह का सन्नाटा छा जाता है। ये घुटन भरी खामोशी होती है। 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने ये सन्नाटा पहली बार महसूस किया था। उनके पिता जो विजया बैंक में क्लर्क थे उस दिन बहुत कमजोर और छोटे लगने लगे थे। उस दिन सिर्फ एक ढांचा नहीं टूटा था बल्कि असद के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता का सपना भी टूट गया था। असद अपने लेख में बताते हैं कि कैसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनकी पहचान बदलती गई। 2002 के गुजरात दंगों के बाद उन्हें खेल के मैदान में ओसामा बिन लादेन कहकर चिढ़ाया जाने लगा। उन्हें अच्छा मुस्लिम दिखने के लिए उन भद्दे मजाकों पर भी हंसना पड़ता था। जामिया मिलिया में उन्हें अपनापन मिला लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद वहां भी डर का माहौल बन गया। 2019 में बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कोर्ट ने माना कि मस्जिद तोड़ना गलत था लेकिन जमीन उसी पक्ष को दे दी गई जिसने ये काम किया था। असद लिखते हैं कि हाल ही में ट्रेन में एक मुस्लिम सहयात्री को पुलिस द्वारा बार बार चेक किए जाने पर वो चुप रहे क्योंकि उनका विवेक डर से दब गया था। इसी मुद्दे से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। स्क्रोल में प्रकाशित एक लेख में इस दावे की पड़ताल की गई है कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अक्सर ये दावा 2003 की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, लेकिन पुरातत्वविद सुप्रिया वर्मा और जया मेनन ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि मस्जिद के नीचे पुरानी मस्जिदों के अवशेष थे न कि मंदिर के। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कहा था कि एएसआई को 12वीं सदी की संरचना मिली थी जो बाबर के आने से 400 साल पहले की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद आज भी एक बड़ा तबका इसे सच मानता है। अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 6 साल बाद अब जाकर मस्जिद का नया डिज़ाइन फाइनल हुआ है। इसका निर्माण मार्च 2026 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि पुराने डिज़ाइन में कांच का गुंबद था जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया और चंदा भी कम आया। अब नया डिज़ाइन पारंपरिक शैली में है जिसमें 5 मीनारें होंगी। मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद होगा। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एक निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली एक मस्जिद की आधारशिला रखी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये कार्यक्रम 6 दिसंबर को आयोजित किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया था जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। अब बात करते हैं हवाई सफर में मचे कोहराम की। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से एक दूल्हा दुल्हन को अपनी ही शादी के रिसेप्शन में वीडियो कॉल के जरिए शामिल होना पड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर के संग्राम दास और हुबली की मेघा क्षीरसागर की फ्लाइट रद्द हो गई थी। जब हुबली में रिसेप्शन शुरू हुआ तो वे भुवनेश्वर में फंसे थे। दुल्हन के पिता ने वहां बड़ी स्क्रीन लगवाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिसेप्शन करवाया। मेहमान भी हैरान रह गए और उन्होंने स्क्रीन पर ही जोड़े को आशीर्वाद दिया। इंडिगो के इस संकट ने पूरे देश में हजारों यात्रियों को परेशान किया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ को यात्रियों को टर्मिनल में घुसने से रोकना पड़ा। कई यात्री 2-2 दिन तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो ने देशभर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की। लोग अपने परिवार से मिलने या जरूरी काम से जाने के लिए तरस गए लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। हैरानी की बात यह है कि इस संकट के 5 दिन बाद सरकार जागी है। यात्रियों के भारी हंगामे के बाद रेलवे ने 84 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पीटीआई के मुताबिक ये ट्रेनें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हावड़ा जैसे शहरों के बीच चलेंगी। रेलवे मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर भी इन ट्रेनों की जानकारी देने का काम शुरू किया है ताकि फंसे हुए यात्रियों को कुछ राहत मिल सके।
अगली खबर आपके स्मार्टफोन और निजता से जुड़ी है। राइटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार टेलीकॉम कंपनियों के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत स्मार्टफोन कंपनियों को सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग हमेशा ऑन रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एप्पल, गूगल और सैमसंग ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे फ़ोन एक निगरानी उपकरण बन जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि लोकेशन ट्रैक होते समय यूज़र को पता भी न चले। फिलहाल आईटी और गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहे हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई ने प्रस्ताव दिया है कि हैंडसेट निर्माताओं को एजीपीएस तकनीक, जो सैटेलाइट और सेल्युलर डेटा का उपयोग करती है, को सक्रिय करना चाहिए। सरकार का मानना है कि जांच के दौरान टेलीकॉम कंपनियों से मिलने वाला सेल्युलर टॉवर डेटा सटीक नहीं होता, जबकि एजीपीएस से यूजर की लोकेशन 1 मीटर के दायरे में पता चल सकती है। एप्पल और गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉबी ग्रुप आईसीए ने जुलाई में सरकार को लिखे एक गोपनीय पत्र में कहा कि दुनिया में कहीं भी डिवाइस लेवल पर ऐसी ट्रैकिंग का कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह फ़ोन को एक डेडिकेटेड सर्विलांस डिवाइस, निगरानी उपकरण, बना देगा। उनका तर्क है कि इससे सैन्य अधिकारियों, जजों और पत्रकारों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। पड़ोसी देश नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दे दी है। निक्की एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये नोट चीन की एक कंपनी ने छापे हैं। भारत ने इस पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि नक्शे बदलने से ज़मीन की हकीकत नहीं बदलती। अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी कुछ खटास और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इंडिया मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान के प्रति नरमी बरती गई है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का भी जिक्र है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष को सुलझाया था। कांग्रेस ने इस पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती अब काम नहीं आ रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाक समेत दुनिया के 8 संघर्षों को सुलझाया है। उत्तराखंड के पहाड़ों से एक चिंताजनक खबर है। नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट बताती है कि वहां पोषण आपातकाल जैसे हालात हैं। एक अध्ययन के मुताबिक राज्य के लगभग 5 लाख बच्चों की जांच में सामने आया है कि कुपोषण बहुत बढ़ गया है। अल्मोड़ा जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। टिहरी में भी स्थिति चिंताजनक है, जिसका कारण टिहरी बांध विस्थापन बताया जा रहा है। लोग अपनी उपजाऊ जमीन खो चुके हैं और अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो बच्चों को स्थायी नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के लगभग 5 लाख बच्चों पर किए गए एक हालिया अध्ययन ने एक गहन चिंताजनक पोषण आपातकाल को उजागर किया है। यह व्यापक बाल कुपोषण राज्य की भविष्य की आर्थिक क्षमता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। डॉक्टर कीर्ति कुमारी, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, टिहरी गढ़वाल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर द्वारा संकलित इन चिंताजनक निष्कर्षों में 15,514 आंगनवाड़ी केंद्रों के आंकड़ों के आधार पर 4 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां तत्काल लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हरकारा डीप डाइव की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने पुतिन की भारत यात्रा का विश्लेषण किया है। पुतिन का भारत में जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ वो चर्चा का विषय है। श्रवण गर्ग का मानना है कि यह भारत की असुरक्षा को भी दर्शाता है। ऐसे समय में जब पुतिन के खिलाफ वारंट है और दुनिया 2 धड़ों में बंट रही है, भारत का रूस की तरफ झुकाव साफ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों से भारत का दूर रहना भी इसी दिशा में इशारा करता है। श्रवण गर्ग कहते हैं कि अमेरिका और ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भुगतान की समस्या बनी हुई है। डॉलर की मजबूती और रुपये की कमजोरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। गर्ग का कहना है कि भारत अब उन देशों के साथ खड़ा दिख रहा है जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। ये गांधी के देश की पारंपरिक विदेश नीति से अलग है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी आगाह किया है। उनका कहना है कि बाजार में जो तेजी दिख रही है वो एक भ्रम हो सकती है। राजन ने कहा कि अभी बाजार में संगीत बज रहा है और सब नाच रहे हैं, लेकिन ये पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है। उन्होंने इसकी तुलना 2008 के आर्थिक संकट से पहले के हालात से की है। राजन के मुताबिक केंद्रीय बैंकों ने सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया है, जिसे वापस खींचना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें घटाने में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विदेश नीति पर सुशांत सिंह ने अपने एक लेख में कहा है कि 2025 वो साल साबित हुआ जब भारत का विश्वगुरु वाला भ्रम टूट गया।
उनका कहना है कि अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर यह बता दिया कि भारत उनके लिए अब बहुत ज़रूरी नहीं रहा। चीन के साथ भी भारत को अपनी शर्तें छोड़कर समझौता करना पड़ा। सुशांत सिंह लिखते हैं कि हमारी विदेश नीति हकीकत पर नहीं बल्कि भ्रम पर टिकी थी और इस साल वो भ्रम टूट गया। पर्यावरण के मोर्चे पर भी भारत पिछड़ रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 13 पायदान नीचे गिर गया है। इसकी बड़ी वजह कोयले पर हमारी निर्भरता है। एक तरफ हम नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कोयले का इस्तेमाल भी कम नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने कोयले का इस्तेमाल कम करने की ठोस योजना नहीं बनाई तो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा। डिजिटल दुनिया में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इंडिया स्पैंड की रिपोर्ट बताती है कि 2021 के बाद से भारत में साइबर क्राइम की शिकायतों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीके के फ्रॉड सामने आए हैं जिसमें ठग पुलिस बनकर लोगों को डराते हैं और घर में ही नज़रबंद कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए लोगों को डरने के बजाय सतर्क रहने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम की बढ़ती शिकायतों के बीच एक और आंकड़ा है जो आपकी चिंता बढ़ा सकता है, और वो है रिकवरी का। इंडिया स्पैंड के विश्लेषण के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक लगभग 38 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों में लोगों ने बताया है कि उनका कुल मिलाकर 36,448 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन इसमें से वापस कितना मिला? सिर्फ 60 करोड़ रुपये, यानी नुकसान के मुकाबले रिकवरी का प्रतिशत न के बराबर है। यह आंकड़ा बताता है कि एक बार पैसा ठगों के पास चला गया तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि बचाव ही एकमात्र उपाय है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो डर फैलाया जा रहा है वो मनोवैज्ञानिक खेल है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, रिकवरी के ये आंकड़े ऐसे ही निराशाजनक बने रहेंगे। नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि यह पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव को चिन्हित करता है। इसमें 2017 के डोनाल्ड ट्रंप युग के दस्तावेज की तरह स्पष्ट आलोचना से बचा गया है, जिसने खुले तौर पर इस्लामाबाद पर अमेरिकी भागीदारों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इंडिया मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी पार्टी ने यह भी बताया कि दस्तावेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को दोहराया गया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष को सुलझा दिया था। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 33 पन्नों वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति व्हाइट हाउस द्वारा अभी जारी की गई है। रमेश ने कहा, दस्तावेज के परिचय में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दावे को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष को सुलझा दिया है। यही दावा पृष्ठ 8 पर दोहराया गया है। आखिर में एक मानवीय कहानी। चीन के शिनजियांग से जान बचाकर भागे 3 उइगर भाइयों की दास्तान द गार्डियन ने छापी है। ये तीनों भाई 2013 में लद्दाख सीमा पार करके भारत आए थे। उन्हें 18 महीने की सज़ा हुई थी, लेकिन 12 साल बाद भी वे भारत की जेल में हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे चीन के जुल्मों से बचना चाहते थे। अब वे हरियाणा की करनाल जेल में हैं और हिंदी व अंग्रेजी सीख चुके हैं। उनके वकील का कहना है कि वे अपराधी नहीं बल्कि शरणार्थी हैं और सरकार को मानवीय आधार पर उन्हें रिहा करना चाहिए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। आप इस पॉडकास्ट को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर भेजें। हरकारा के अगले अंक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।